नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान में पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ा एम्बुश अटैक हुआ है और ये पिछले कुछ सालों में ये अपने आप में बहुत रेयर अटैक है जो पाकिस्तान की पुलिस के ऊपर हुआ है। आपने पाकिस्तान के अंदर में बहुत सारे मिलिटेंट अटैक्स तो सुने होंगे, लेकिन बैंडिट अटैक शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। लेकिन आप समझ लो कि पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस रहा है बहुत इनफेमस रहा है इन बैंडिट अटैक के लिए, बिकॉज यहाँ पर बैंडिट्स काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव रहते हैं और जितनी गन स्मगलिंग होती है इस पूरे रीजन के अंदर में उसके लिए ये बैंडिट्स ही जिम्मेदार होते हैं। तो अभी पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान की जो सरकार है तो इन बैंडिट्स के ऊपर काफ़ी सीरियस क्रैकडाउन कर रही है बिकॉज ऑफ द गन स्मगलिंग इशू इन पाकिस्तान। और उस वजह से अचानक से ये घटना घटी है जहां पर बैंडिट्स ने एम्बुश करके, और वो बैंडिट्स के पास गन्स भी थे, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स भी थे, और उसमें उन्होंने एम्बुश करके पाकिस्तान की पुलिस के ऊपर हमला किया है ईस्टर्न पंजाब प्रोविंस में, जिसमें पाकिस्तान के 11 पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो उनकी डेथ हो गई है। और उसके साथ साथ कम से कम 7 पुलिस वाले ऐसे हैं जो सीरियस रूप से इंजर्ड हैं। अभी जो पूरी घटना हुई है यहाँ पर आपको ये समझने वाली बात है कि ये जो बैंडिट्स हैं ये गन स्मगलिंग करते हैं और पाकिस्तान की पुलिस कई बार इनके साथ मिल करके भी काम करती है, कई बार इनसे निगोशिएशंस भी की गई है। पंजाब प्रोविंस अपने आप काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के लिए बहुत इनफेमस है। कई बड़े बड़े जो गैंग्स हैं वो यहाँ पर एक्टिव हैं। बताया जाता है कम से कम 100 से भी ज़्यादा गैंग्स हैं जो पंजाब प्रोविंस में एक्टिव हैं। और इसीलिए जो फॉरेनर्स आपने देखा होगा, अभी मैं कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी पाकिस्तान के ऊपर जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि फॉरेनर्स जो पाकिस्तान में जाते हैं, इवन पंजाब प्रोविंस जिसको काफ़ी सेफ प्रोविंस माना जाता है मिलिटेंट अटैक से और इन सारी चीज़ों से, वहाँ पर भी वो पहुँच करके ये बताते हैं कि बहुत बहुत ज़्यादा अनसेफ है ये पूरा एरिया, बिकॉज यहाँ पर कोई भी किसी को भी शूट कर सकता है कभी भी। सबके पास हथियार हैं, सबके पास गन्स हैं और बिना लाइसेंस के गन्स है सबके पास, और कोई कहीं भी यूज़ कर देता है, कोई कहीं भी दिखा देता है। तो ये पंजाब प्रोविंस में क्यों हो रहा है? बिकॉज यहाँ पर ये जो गैंग्स हैं, ये जो बैंडिट्स की गैंग है, ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और गन स्मगलिंग इनका मेन धंधा है जो ये यहाँ पर करते हैं। और इसीलिए अब इन्होंने पुलिस के ऊपर अटैक किया है। और ये जो पूरा अटैक है ये रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट है पंजाब प्रोविंस के अंदर, वहीं पर ये अटैक हुआ। एक डिजर्टेड एरिया था जहाँ से पुलिस का कॉन्वॉय जो है वो गुजर रहा था, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से पुलिस इनके ऊपर सीरियस क्रैकडाउन कर रही थी। इसीलिए ये एम्बुश लगा करके अब इन्होंने पुलिस के ऊपर अटैक किया है। अब अगर आप देखोगे पाकिस्तान की हालात, तो पाकिस्तान में पिछले साल से मतलब 2023 से 2024 तक में कम से कम 700 से भी ज़्यादा मिलिटेंट अटैक्स हो चुके हैं। और बहुत सारे जो ये मिलिटेंट अटैक हैं ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने किया है। अब ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान अटैक करता है, ये यहाँ पर कभी आर्मी को टारगेट करना या पुलिस को टारगेट करना इनका आइडिया नहीं होता है। इनका एजेंडा होता है सीपैक को टारगेट करना या उस चीज़ को टारगेट करना जिससे पाकिस्तान और चाइना की जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रेंड हो जाए, जिससे अफगानिस्तान या तालिबान को फ़ायदा हो सके। तो इस तरीके के अटैक करते रहते हैं। या पाकिस्तान की सरकार जो है वो खैबर पख्तूनख्वा जो रीजन है वहाँ पर कमज़ोर हो सके, इस तरीके के अटैक करते रहते हैं ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान वाले। और पाकिस्तान की पुलिस या आर्मी के ऊपर कोई ऐसे अटैक नहीं होते हैं। गैंग का अटैक करना तो बहुत बड़ी बात है, जबकि मिलिटेंट्स भी पाकिस्तान की आर्मी को टच नहीं करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी खुद ही एक बहुत बड़ी मिलिटेंट आर्मी एक तरीके की। वो कितने मिलिटेंट ग्रुप्स ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर में जिसको पाकिस्तान की आर्मी खुद पाल रही होती है, तो वो क्यों ही इनके ऊपर अटैक करेंगे? तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। लेकिन अब जब इन गैंग्स ने जो है उन पाकिस्तान की पुलिस को टारगेट बनाया है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक नया चैलेंज खड़ा हो गया है सामने। अब ये जो गैंग्स हैं ये एक्चुअल में पंजाब का, अगर आप ईस्टर्न प्रोविंस देखोगे और सिंध का सदर्न प्रोविंस देखोगे, तो इन दोनों एरियो में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और वहीं से ये अपने जो हैं बड़े बड़े धंधे जो हैं ये चलाया करते हैं। अब इसके ऊपर जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी, दोनों ने अपने अपने बयान दिए हैं। दोनों ने ये कहा है कि अब इनसे हम किसी भी तरीके का कोई निगोशिएशन नहीं करेंगे। अब निगोशिएशन कैसा? अब देखिए कई बार होता क्या है कि पाकिस्तान की सरकार, क्योंकि ये गैंग्स इतने बड़े हैं, 100 की संख्या में हैं और एक एक गैंग में बताया जाता है कि 100-100 200-200 मेंबर्स हैं, तो आप समझ लो वहाँ की आधी जो जनसंख्या है वो तो इन गैंग्स के साथ ही मिली जुली है। वो या तो इन गैंग्स को जानते हैं, या तो इन गैंग्स के रिलेटिव्स हैं, या तो इन गैंग्स में डायरेक्ट मेंबर्स हैं। मतलब इस तरीके के लोग वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे पंजाब प्रोविंस के अंदर में। तो कई बार सरकार ने क्या किया है कि इनके साथ निगोशिएशंस किए हैं और गन स्मगलिंग को लेकर के कई बार ये निगोशिएशन सामने भी आए हैं, जहाँ पर बहुत इनफेमस जो बेनज़ीर भुट्टो की जो मर्डर था उसके बाद ये बैंडिट्स का नाम सामने आया था कि पंजाब, ये पाकिस्तान की जो सरकार है वो पंजाब प्रोविंस में इन बैंडिट्स के साथ में निगोशिएशंस करती है, क्योंकि ये बैंडिट्स आज से नहीं, ये पिछले कई दशकों से ये वहाँ पर एक्टिव रहे हैं ये बैंडिट्स। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। जो सबसे पहला कहा जाता है कि अपने आप में जो पहले गैंग्स थे
जो बड़े गैंग्स थे उनके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। तो देखो, सबसे पहला गैंग जो बताया जाता है कि वो छोटू बैंडिट, एक बहुत इनफेमस बैंडिट रहा अपने टाइम का। छोटू बैंडिट तो ये 2016 का आप आर्टिकल देख रहे हो, ये तो उस टाइम का जब इसने सरेंडर कर दिया था पुलिस को। लेकिन इससे पहले बाबा लॉन्ग एक हुआ करता था, और उससे पहले भी कई सारे ऐसे गैंग्स थे। जब बेनज़ीर भुट्टो का मैं नाम ले रहा हूँ तो आप समझ जाइए कि वो कितने पहले की बात है। तो बाबा लॉन्ग का वहाँ पर एक गैंग हुआ करता था जो काफ़ी बड़ा गैंग था। बताया जाता है उसमें 900 से लेकर के 1000 मेंबर्स हुआ करते थे। फिर बाबा लॉन्ग की गैंग में ही ये छोटू बैंडिट ज्वाइन करता है, और उसके बाद ये गैंग को और ज़्यादा बढ़ाता है। अब इतने सीरियस क्रैकडाउन के बाद भी आज भी कहते हैं कि 300 से 500 मेंबर्स हैं इस पूरे गैंग में, और ये इन्वॉल्व होते हैं हर इलीगल काम में जो उस पूरे पंजाब प्रोविंस में हो रही है, चाहे वो गन स्मगलिंग होगी या किडनैपिंग होगी रैंसम के लिए, या हाईवे रॉबरीज होंगी, उन सारी चीज़ों में ये लोग एक्टिव रहते हैं। और इनका जो अगर हाइडआउट्स आप देखोगे तो ये कुछ रिवर आइलैंड्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्टेड एरियाज़ हैं, वहाँ पर ये अपने हाइडआउट्स बनाए रखते हैं। और वहाँ पर अगर आप देखोगे एरियाज़ इसमें, तो राजनपुर एरिया है पंजाब प्रोविंस का, राजनपुर एरिया के अलावा रहीम यार खान जहाँ पर ये घटना घटी है, और उसके अलावा जो सदर्न सिंध एरिया है, काश्मीर डिस्ट्रिक्ट है सदर्न सिंध एरिया का, वहाँ पर ये गैंग्स जो है वो काफ़ी एक्टिव रहा करते हैं। और अब पंजाब पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुके हैं, और जिस तरीके से इन्होंने एम्बुश अटैक किया है, तो इसके बाद अब जो पूरी पाकिस्तान की सरकार है वो इनके ऊपर काफ़ी सीरियस क्रैकडाउन करने वाली है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं बट टू बी एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन, आपके लिए 2 कोर्सेस लॉन्च किए थे अनअकैडमी टीम ने। ये दोनों कोर्सेस मेरे द्वारा लिए जाएंगे। एक कोर्स है जहां पर हम ऑयल जियोपॉलिटिक्स के ऊपर में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, और ऑयल जियोपॉलिटिक्स से होने वाली जो घटनाएं हैं, जिस तरीके से बड़ी बड़ी फैमिलीज लाइक रॉकफेलर्स, लाइक नोबल्स, लाइक रॉथशाइल्ड्स, ये जो फैमिलीज हैं किस तरीके से ये पावर में आती हैं, और उसके बाद इनके पावर में आने के बाद किस तरीके से ये चीज़ जो है वो वॉर एंड स्ट्रैटेजी में बदल जाती है। कंट्रीज़ के बीच में इश्यूज़ हो जाते हैं ऑयल जियोपॉलिटिक्स को लेकर के। वर्ल्ड वॉर 1 में क्या रोल रहा है ऑयल का, वर्ल्ड वॉर 2 में क्या रोल रहा है वर्ल्ड ऑयल का, और ऑयल जियोपॉलिटिक्स जो आज के डेट में जो प्रेजेंट डे जियोपॉलिटिक्स है उसको भी बहुत ज़्यादा गवर्न करती है। तो उसके ऊपर हम इसमें डिस्कस करेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर में। इसमें 5 लेक्चर्स होने वाले हैं, और उसके बाद जो हमारा इसी कोर्स के अंदर में दूसरा सेगमेंट है वो है इंडियन पॉलिटी का। हम उन जजमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्होंने इंडिया के फाइनेंशियल लैंडस्केप को चेंज करके रख दिया है। जैसे आपने इंदिरा गांधी जी के टाइम पर बैंक नेशनलाइजेशन सुना था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और उसके बाद कुछ लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, फेमस वहाँ पर केसेस हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या कहा, उस टाइम की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, बैंक नेशनलाइजेशन क्यों करना पड़ा, ये सारी चीज़ों के ऊपर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें भी हमने 5 ऐसी जजमेंट्स पिक की हैं आपके लिए, जो जजमेंट्स आपको ये बताएंगे किस तरीके से इंडिया का फाइनेंशियल लैंडस्केप चेंज हो गया किन केसेस के बाद। इसमें कुछ जजमेंट्स ऐसी हैं जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बेहतरीन जजमेंट्स दी हैं, कुछ जजमेंट ऐसी हैं जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फेलियर देखा है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मिस किया है पॉइंट्स। उस तरीके की जजमेंट भी यहाँ पर हम देखेंगे, जिसका एक एग्जांपल मैंने एक लेक्चर आपको पहले लिया था जहाँ पर मैंने बाल्को वाली जजमेंट के बारे में डिस्कस किया था कि बहुत ही वाइडली क्रिटिसाइज जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट की। तो वैसे ही हम डिस्कस करेंगे पूरा वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कितना प्रेशर होता है, और क्यों इतनी जल्दी कुछ डिसीजन दे दिए जाते हैं। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर इंडियन पॉलिटी वाले अपने कोर्स में देखेंगे। इसमें भी 5 लेक्चर्स हैं, तो मतलब ये टोटल पूरे कोर्स के अंदर में 10 लेक्चर्स हैं। और अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी डिस्काउंट चल रहा है। ये कोर्स जो है वो सिर्फ 500 रुपये में आपको मिल सकता है। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो के कमेंट में हमने कोर्स का लिंक पिन किया है, उस पर जाना है, क्लिक करना है, और जहां पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आपको APYT10 यूज़ करना है, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, आपको हमारे कोर्सेज के बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।